असेसमेंट ईयर 26-27 की आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं आईटीआर 4 जो स्मॉल बिजनेसेस के लिए होती है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाले बिजनेसेस के लिए होती है, वो किस तरीके से फाइल करनी है आपको। और ध्यान रखिएगा आईटीआर 4 में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इस बार, तो वो छोटे छोटे बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी बदलावों को हम समझेंगे। इन्वेस्टमेंट आपको अब दिखानी होगी, साथ ही में बैंक बैलेंस तो मैंडेटरी हो गया आईटीआर 4 में देना। कई सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप अपनी आईटीआर फाइल करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। और अगर आप खुद सीखना चाहते हैं किस तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है और न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के जो प्रोविजंस हैं वो समझना चाहते हैं, तो आप हमारे टैक्सेशन के कोर्सेज चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आप लॉगिन कर लीजिए इनकम टैक्स पोर्टल पर। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर आपको जाना है ई फाइल पर। ई फाइल पर आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर जाना है। ये विंडो ओपन हो जाएगी। असेसमेंट ईयर 26-27 ऑनलाइन फाइलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको चेक करना है। उसके बाद एज अ इंडिविजुअल पे चेक करके आपको प्रोसीड करना है यहाँ पर, एंड यहाँ आप प्रोसीड करेंगे। आईटीआर 4 हम सीखने वाले हैं। आईटीआर 4 की कुछ कंडीशंस होती हैं। टोटल इनकम अप टू 50 लाख रुपीस है, तभी आप आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। और कोई स्पेशल रेट की इनकम अगर आपकी है तो वो आप आईटीआर 4 में रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में अगर आप जाना चाहते हैं तभी आप आईटीआर 4 के लिए एलिजिबल हैं। तो जो छोटे बिजनेसेस होते हैं जनरली उनके लिए हम आईटीआर 4 फाइल करते हैं। प्रोसीड विद आईटीआर 4 पे हम क्लिक करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इस पे हम चेक करेंगे और यहाँ कंटिन्यू कर देंगे। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में एक छोटा सा बदलाव है, आपको बता देता हूँ क्या है। इसके अंदर जाना है आपको। यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको जो है ये सेकेंडरी एड्रेस दिख रहा होगा, इसको आप जरूर चेक कर लीजिएगा, वरना आपका लास्ट में जो है वैलिडेशन एरर आएगा। एडिट पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे आप प्रोसीड करेंगे। नाउ एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे आपका सेकेंडरी एड्रेस आ जाएगा। तो सेकेंडरी एड्रेस बेसिकली कई बार क्या होता है, आप जॉब कहीं और कर रहे हैं, कहीं और रहते हैं, या आपके दो घर हैं, तो यहाँ पर सेकेंडरी एड्रेस जो है ये डालने का ऑप्शन भी आपके इनकम टैक्स रिटर्न में आ गया है। और अगर वो सेम है प्राइमरी एड्रेस तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। अगर चेंज है तो नो करके नया एड्रेस आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो हम यस करके इसको कंटिन्यू कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। अगर आप बिजनेस के साथ में कोई जॉब भी कर रहे हैं तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर, स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर, पीएसयू पेंशनर या अदर पेंशनर। इसके अलावा अदर और नॉट एप्लीकेबल, अब ये बहुत ध्यान से सेलेक्ट कीजिएगा, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं तो आप यहाँ से अदर सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आप जॉब करते ही नहीं है, आपका केवल बिजनेस है, तो उस केस में आपको नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है। अब एक इंपॉर्टेंट नोट जो आपको ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका मतलब आप कहीं जॉब नहीं कर रहे, आपको सैलरी से कोई इनकम नहीं आती है। तो अगर आप नॉट एप्लीकेबल यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो सैलरी का शेड्यूल है वो आपको आईटीआर 4 में नहीं दिखेगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना है। अगर जॉब भी आप कर रहे हो बिजनेस के साथ में तो आपको अदर सेलेक्ट करना है, तभी आपका सैलरी का शेड्यूल यहाँ दिखेगा, इसमें सैलरी की डिटेल आप डाल पाएंगे। वैसे आईटीआर 4 जनरली सैलरी के लिए लोग नहीं यूज़ करते, सैलरी के लिए आईटीआर 1 यूज़ की जाती है। छोटे बिजनेसेस जो होते हैं वो आईटीआर 4 का यूज़ करते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आईटीआर फाइल करने के लिए। ठीक है, हम यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर देते हैं जिससे आपको शेड्यूल दिखे और हटे ना। उसके बाद आएगा कौन से सेक्शन में आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो सेक्शन 139(1) होता है बिफोर ड्यू डेट, जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तब। नीचे जाना है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में से कौन सी रिजीम में अब आप जाना चाहते हो। यहाँ पे आपका क्वेश्चनर जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है, बहुत ही ध्यान से आपको सेलेक्ट करना होगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि करंट ईयर में 12 लाख तक न्यू रिजीम में आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, तो 90% केसेस में न्यू रिजीम ही आपके लिए बेनिफिशियल होगी। फिर भी आप अगर कंफ्यूज हो कि न्यू में जाना है या ओल्ड में जाना है, तो ये इनकम टैक्स कैलकुलेटर आपको दिख रहा है, यहाँ जाके एक बार कैलकुलेट जरूर कर लीजिए। 90% केसेस में न्यू रिजीम आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है और वहाँ डिडक्शन और एग्जम्पशन का भी कोई झंझट नहीं है। 12 लाख तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद अब चलते हैं, समझते हैं, अगर ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम आपकी डिफॉल्ट रिजीम है इस बार की। अगर फिर भी आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे, उसके लिए एक फॉर्म आपको फाइल करना होगा। फॉर्म होता है फॉर्म 10IEA। पूरा एक बार प्रोसेस आपको समझा देता हूं। A23 में सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हैव यू फाइल्ड फॉर्म 10IEA विद इन ड्यू डेट फॉर एनी अर्लियर असेसमेंट ईयर फॉर चूजिंग ओल्ड टैक्स रिजीम। क्या आपने इससे पिछले किसी भी असेसमेंट ईयर में फॉर्म 10IEA फाइल किया था ओल्ड रिजीम में जाने के लिए? क्योंकि पिछले साल भी यही कंडीशन होती थी, अगर आप न्यू रिजीम डिफॉल्ट थी, अगर ओल्ड में जाना चाहते हो तो ये फॉर्म फाइल करो। तो सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पहले आप ये बताइए कि जो पिछले सालों में
क्या आप ओल्ड टैक्स रिजीम में गए थे? क्या आपने फॉर्म 10 IEA विद इन ड्यू डेट फाइल किया था? यस या नो? अगर आप पिछली बार जो है ओल्ड रिजीम में थे, लास्ट ईयर आपने ओल्ड रिजीम में रिटर्न फाइल की थी, तो उस केस में आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट करना होगा। लेकिन जैसे ही आप यस सेलेक्ट करेंगे तो आपसे मांगेगा कि आपने जो 10 IEA फाइल किया वो कौन से ईयर में फाइल किया और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है। मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम जैसे लेट सपोज यस, हम पिछले साल ओल्ड रिजीम में गए थे, तो हम यहाँ पर यस करेंगे। अब पूछेगा कि फॉर्म 10 IEA क्या आपने फाइल किया था? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ध्यान से देखिएगा, गलती मत करना यहाँ पर, अदरवाइज गलत रिजीम आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। अब पूछेगा कौन से ईयर में आपने फॉर्म 10 IEA फाइल किया था, यानी न्यू रिजीम से ऑप्ट आउट किया था। 2 ईयर में ये लगेगा, 24-25 असेसमेंट ईयर और 25 और 26 असेसमेंट ईयर। तो हम लास्ट असेसमेंट ईयर ले लेते हैं, 25 एंड 26। आपको यहाँ पर उसका फिर एक्नॉलेजमेंट नंबर देना होगा। जैसे मैं एक डमी नंबर यहाँ पर आपको डाल के दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। ये नंबर आपने यहाँ पर दे दिया। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा A2 के अंदर, हैव यू फाइल्ड ITR 3 और 4 इन पास्ट एंड हैव री एंटर्ड इन न्यू रिजीम बाय फाइलिंग फॉर्म 10 IEA। देखिए ऊपर के क्वेश्चनर में आपने ये बता दिया कि पिछले साल हमने ओल्ड रिजीम में ITR फाइल की थी। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने ITR और 3 पिछले किसी ईयर के अंदर आप दोबारा से न्यू रिजीम में एंटर हुए थे या नहीं हुए थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है। तो हम दोबारा से न्यू रिजीम में एंटर नहीं हुए थे, तो यहां पर हम नो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि करंट ईयर में हैव यू फर्निश फॉर्म 10 IEA फॉर री एंटरिंग इन न्यू टैक्स रिजीम इन करंट असेसमेंट ईयर। देखो मैं आपको बताता हूं, उसका पूरा प्रोसेस फ्लो एक बार समझाता हूं तो आप इजीली समझ पाओगे। एक बार आप न्यू रिजीम से ऑप्ट आउट हो जाते हो, ऑप्ट आउट हो गए, आपने फॉर्म फाइल कर दिया फॉर्म 10 IEA, तो आप उस रिजीम से ऑप्ट आउट ही रहोगे जब तक आपको अगर न्यू में आना है तो फिर आपको ये फॉर्म 10 IEA दोबारा से फाइल करना होगा। तो वही पूछ रहा है कि अगर आप न्यू रिजीम में आना चाहते हो तो क्या आपने करंट ईयर में, अब करंट ईयर के लिए पूछ रहा है, करंट ईयर में क्या आपने फॉर्म 10 IEA दोबारा से फाइल कर दिया है फॉर री एंटरिंग इन न्यू टैक्स रिजीम। अब न्यू टैक्स रिजीम क्योंकि आप अब पुराने ईयर से ओल्ड में चलते हुए आ रहे हो, करंट ईयर में आप ओल्ड में चलोगे, तो पूछ रहा है क्या आप ओल्ड से न्यू में जाना चाहते हो, री एंटर करना चाहते हो न्यू में? अगर करना चाहते हो तो क्या आपने फॉर्म 10 IEA फाइल किया या नहीं किया? क्योंकि एक बार आप ओल्ड में चले गए तो आप अब ओल्ड में ही रिटर्न फाइल करोगे जब तक आप दोबारा से री एंटर नहीं कर जाते न्यू वाले में। थोड़ी सी टेक्निकल चीज है बट समझिएगा ध्यान से। तो यहां पर हम करेंगे नो। अगर आप यहां पर नो कर देते हैं, इसका मतलब अगर नो कर दिया देन आपकी ITR ओल्ड रिजीम के अंदर फाइल होगी। तो अगर आप ओल्ड रिजीम में फाइल करना चाहते हैं इस साल अपनी ITR और आप पहले भी ओल्ड रिजीम में करते हुए आ रहे थे, तो ये पूरा प्रोसेस आपको, ये प्रोसेस फ्लो आपके लिए अप्लाई हो जाएगा जो मैंने आपको अभी अभी समझाया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मैंने आपको प्रोसेस फ्लो बताया जब आप ओल्ड रिजीम में थे। अब हम प्रोसेस फ्लो को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अगर आप न्यू रिजीम में थे पिछले साल और अब भी न्यू रिजीम में ही जाना चाहते हो, डिफॉल्ट रिजीम न्यू रिजीम में ही रहना चाहते हो, उस केस में आपको क्या करना है? सबसे पहले हैव यू फाइल्ड फॉर्म 10 IEA विद इन ड्यू डेट फॉर अर्लियर असेसमेंट ईयर फॉर चूजिंग ओल्ड टैक्स रिजीम? नहीं जी, ओल्ड टैक्स रिजीम तो हमने आज तक चूज ही नहीं की, हम तो न्यू में ही फाइल करते हुए आ रहे हैं। जो डिफॉल्ट जब से हुई है 2 साल पहले डिफॉल्ट हो गई थी न्यू रिजीम और हम न्यू रिजीम में फाइल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा हैव यू फर्निश फॉर्म 10 IEA विद इन ड्यू डेट फॉर करंट असेसमेंट ईयर? क्या करंट असेसमेंट ईयर में आपने फॉर्म 10 IEA फाइल कर दिया है ओल्ड रिजीम में जाने के लिए? अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हो तो फॉर्म फाइल करो, यस करो और उसका नंबर दे दो। नहीं, नो करोगे तो आपके लिए फिर अब न्यू रिजीम अप्लाई हो जाएगी। जैसे नो करोगे, इफ आंसर इन A23B इज नो, देखिए यहां पे आई पे आपको दिख भी जाएगा। अगर नो सेलेक्ट किया है आपने तो उस केस में आप ITR फर्निश करेंगे न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। ठीक है, मैंने आपको दोनों प्रोसेस फ्लो समझाए हैं, थोड़े से टेक्निकल हैं, आप एक बार दोबारा वीडियो देख सकते हैं। वैसे टेक्निकल ओल्ड रिजीम वालों के लिए ज़्यादा है। अगर आप डिफॉल्ट रिजीम यानी न्यू रिजीम में ही ITR फाइल करते हुए आ रहे हैं तो फिर तो आपके लिए सिंपल सा मैं बताऊं, पिछले साल का पे भी नो कीजिए आप और करंट ईयर पे भी नो कीजिए, तो आपकी रिटर्न न्यू टैक्स रिजीम में फाइल हो जाएगी करंट ईयर में। ठीक है,
ये आपका कैलकुलेटर है, आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कौन सी रिजीम आपके लिए बेनिफिशियल है। वैसे न्यू रिजीम ही अब आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। उसके बाद वेदर दिस रिटर्न इज फाइल बाय रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, इस पे हम नो रखेंगे। बैंक डिटेल चेक कर लीजिएगा, प्री वैलिडेट होना चाहिए आपका बैंक अकाउंट, तभी उस अकाउंट में आपका रिफंड आएगा। उसके बाद हम यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद में अब हमसे पूछेगा ग्रॉस टोटल इनकम आपकी कितनी है। ग्रॉस टोटल इनकम पे जाने के लिए सबसे पहले हमको बिजनेस की इनकम देनी है, फिर सैलरी की इनकम देंगे, और हाउस प्रॉपर्टी क्या है वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे बिजनेस की इनकम देने से पहले आपको अपना AIS ओपन करना होगा। AIS से सारी इन्फॉर्मेशन एक बार चेक करनी होगी। AIS के साथ साथ फॉर्म 26AS इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फॉर्म 26AS यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है। यहाँ पे असेसमेंट ईयर 26-27 व्यू एज HTML, और यहाँ पर व्यू एंड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका 26AS यहाँ पे ओपन हो जाएगा। AIS में आप जाएंगे और AIS में फाइनेंशियल ईयर 25-26 का AIS आप यहाँ पर ओपन करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, ओके। सबसे पहले बिजनेस की इन्फॉर्मेशन डालनी है, यहाँ पे आप एडिट करेंगे। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ITR 4 में आप रिपोर्ट करेंगे 44AD, 44ADA और 44AE, ये 3 सेक्शन होते हैं प्रिजम्पटिव के जो आप यहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं। 44AD के अंदर बिजनेसेस जाते हैं, 44ADA के अंदर स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स जाते हैं, 44AE के अंदर गुड्स कैरेज जो होते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्टर जो होते हैं वो यहाँ पर जाते हैं। प्रिजम्पटिव 44AD में आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने बिजनेस की डिटेल सबसे पहले ऐड अनदर पे क्लिक करना है। नेम ऑफ बिजनेस जो आपका है वो डाल दीजिए। बिजनेस कोड आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके सारे बिजनेस कोड आ चुके हैं। साइबर कैफे, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर भी आ गया, फ्यूचर एंड ऑप्शन, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, तो सारे के सारे इवेंट मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आपकी कवर कर दी गई हैं। तो जो भी आपके ऊपर अप्लाई होता है वो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए एंड इसको सेव कर दीजिए। इस पे दोबारा से जाएंगे, हमारा बिजनेस डिटेल सेव हो गई है। अब हमको अपना टर्नओवर यहाँ पर रिपोर्ट करना है। ग्रॉस टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट जो है वो हमको यहाँ पर रिपोर्ट करनी है। ठीक है, अब इसकी लिमिट क्या होती है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की ना, कुछ लिमिट्स होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आपका कैश में ट्रांजैक्शन 5% से कम हो रहा है, कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट दोनों आपको देखनी है, वो अगर टोटल के 5% से कम है तो आपके लिए जो यहाँ पर ये लिमिट होती है टर्नओवर की वो 3 करोड़ की होती है। और अगर कैश में बिजनेस आपका ज़्यादा हो रहा है तो ये लिमिट 2 करोड़ रुपीज़ की हो जाती है। टर्नओवर के लिए आपको चेक क्या करना है, सर टर्नओवर क्या हम GST वाला ले, या हम अपनी बुक्स वाला ले, या हम अपने AIS वाला ले। इसके लिए आपको सबसे पहले टर्नओवर को ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका करेक्ट टर्नओवर है कौन सा। मैं आपको दिखाता हूं। जैसे हम AIS में जाएंगे सबसे पहले, और AIS में आप अदर इन्फॉर्मेशन में जाओगे तो यहाँ पे आपको GST टर्नओवर मिल जाएगा। अब जैसे GST टर्नओवर इस केस का मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे केस में आ रहा है 1,12,83,531, ये आपका आ रहा है, ये वाला टर्नओवर जिसको हम बोलते हैं AIS के अंदर टर्नओवर आ रहा है, और ये आपके GST रिटर्न से आता है। अब GST की कौन से रिटर्न से आता है सर? GST में एक R1 होती है और एक 3B होती है। ये टर्नओवर आपके GSTR 3B से एक्सट्रैक्ट होकर के आता है। सर लेकिन हमारी बुक्स से ये मैच नहीं हो रहा है, हमारी बुक्स में तो कुछ और टर्नओवर आ रहा है, तो फिर कौन सा टर्नओवर रिपोर्ट करना है? आपको रिपोर्ट करना है एक्चुअल टर्नओवर जो आपकी बुक्स फाइनेंशियल फाइनल ऑडिट के अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग जो आपका टर्नओवर आ रहा है वो रिपोर्ट करना है। सर वो तो फिर मिसमैच हो जाएगा, हमारे AIS से हमारी बुक्स का टर्नओवर मिसमैच हो जाएगा। जी हाँ, मिसमैच हो सकता है आपके AIS का और आपकी बुक्स का टर्नओवर, बट आपको अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर काम करना होगा। मिसमैच का रीज़न क्या हो सकता है, मैं आपको रीज़न बताता हूँ यहाँ पर। तो रीज़न जो है, कुछ रीज़न मैंने आपको बताए हैं। आपकी बुक्स में और आपके AIS में डिफरेंसेस क्यों आ सकते हैं? इंटर ब्रांच ट्रांसफ़र की वजह से डिफरेंस आ सकते हैं। देखिए, जब आप इंटर ब्रांच ट्रांसफ़र करते हैं एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, 2 अलग अलग GST नंबर हैं आपके, लेकिन दोनों का पैन नंबर सेम है, तो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र करोगे तो GST में तो वो सप्लाई हो जाएगा, और GST में आप उसको R1 में भी रिपोर्ट करोगे और 3B में उस पर GST भी पे करोगे। एक पार्टी GST देगी और दूसरी पार्टी उसका इनपुट ले लेगी। अब यहाँ पर दिक्कत ये आएगी कि टर्नओवर आपकी ज़्यादा शो होगी, टर्नओवर आपकी ज़्यादा शो होगी AIS के अंदर, क्योंकि AIS जो टर्नओवर ले रहा है वो कहाँ से ले रहा है? GSTR 3B से ले रहा है। वो तो आपके दोनों GST का टर्नओवर पिक कर लेगा जो कि ज़्यादा आ रहा होगा, क्योंकि GST में हम एक्चुअली टर्नओवर पर फोकस नहीं करते हैं। GST पे हमारा फोकस पॉइंट रहता है सप्लाई, और GST प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इंटर ब्रांच ट्रांसफ़र को सप्लाई कंसिडर किया जाता है। इसीलिए
जीएसटी में वो आपका ज़्यादा टर्नओवर आ रहा होगा, और एआईएस में भी जीएसटी से आ रहा है तो एआईएस में भी ज़्यादा टर्नओवर आ रहा होगा। बट जब आप फाइनल कंसोलिडेट अकाउंट्स अपने प्रिपेयर करेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि वो तो एक्चुअल में सेल थोड़ी है, वो टर्नओवर थोड़ी काउंट करते हो। इंटर ब्रांच ट्रांसफ़र को आप सेल थोड़ी दिखा सकते हो, तो बुक्स में हम उसको फिर सेल नहीं रिपोर्ट करते हैं। जब कंसोलिडेट करते हैं अकाउंट्स को तो उसको एलिमिनेट कर देते हैं। इंटर ब्रांच ट्रांसफर को हम सेल के अंदर रिपोर्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारा टर्नओवर कम शो होता है। अब सवाल ये है कि सर ये जो रिकंसिलिएशन जो हमारा है, जो डिफरेंस आ रहा है, क्या इसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता कि आपने कम टर्नओवर रिपोर्ट किया है? पूछ सकता है। इसीलिए आपको एक रिकंसिलिएशन प्रिपेयर करना होता है। जो भी डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस का रीजन आइडेंटिफाई करो कि हमारे एआईएस में जो टर्नओवर आ रही है और जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं, या हमारी बुक्स में जो टर्नओवर है उसके बीच में जो डिफरेंस है उसका रीजन क्या है। इंटर ब्रांच ट्रांसफर आप समझ गए। नेक्स्ट होता है एडवांसेस फॉर सर्विसेज। अब कई बार क्या होगा, जैसे मार्च के मंथ में कोई आपको एडवांस मिला सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, गुड्स के रिस्पेक्ट में एडवांस मिलता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता, बट सर्विसेज के रिस्पेक्ट में अगर एडवांस मिल रहा है तो वो सप्लाई के अंदर कंसिडर किया जाता है और उस पर आपको जीएसटी चार्ज करना होता है। अब वो नेक्स्ट मंथ में जाकर के एडजस्ट होगा, बट नेक्स्ट मंथ हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पड़ गया तो उसकी वजह से होगा क्या, सप्लाई में तो वो रिपोर्ट हो गया, जीएसटी के अंदर रिपोर्ट हो गया, एआईएस में भी रिपोर्ट हो गया, बट आपकी बुक्स में टर्नओवर में आप उसको रिपोर्ट नहीं करते हो। ये कुछ एक तरीके का जीएसटी और 9C में जब आप काम करते हो ना तो ये सारे डिफरेंसेस वहाँ भी अराइज होते हैं। तो उसी तरीके के डिफरेंसेस होते हैं जो आपके एआईएस में भी अराइज होंगे, एआईएस और बुक्स में भी अराइज होंगे। आपको क्या करना होगा, एक रिकंसिलिएशन प्रिपेयर करना होगा यहाँ पर, जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ कि डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं। एडवांस की कोई एडजस्टमेंट है, जीएसटी सप्लाई नॉट रिपोर्टेड, नॉन जीएसटी सप्लाई, कई बार हम नॉन जीएसटी सप्लाई को जीएसटी में रिपोर्ट नहीं करते हैं लेकिन बुक्स में तो टर्नओवर में दिखाते हैं, तो वहाँ पर हमारी जो हम बुक्स का टर्नओवर आ रहा होगा वो ज़्यादा आ रहा होगा और एआईएस में कम आ रहा होगा। ट्रेड डिस्काउंट नॉट अलाउड इन जीएसटी, क्रेडिट नोट नॉट अलाउड इन जीएसटी। अब जीएसटी में क्रेडिट नोट इशू करने की एक टाइम लिमिट होती है, अगर वो एक्सपायर हो जाती है तो जीएसटी में आप क्रेडिट नोट नहीं डाल सकते, बट बुक्स में तो आप डालोगे क्रेडिट नोट, बुक्स में तो क्रेडिट नोट चला जाएगा वो, तो उस केस में क्या होता है, वहाँ पर भी डिफरेंस अराइज हो जाएगा। और एक केस ये भी हो सकता है कई बार आपका एआईएस ही अपडेट ना हो, ये कोई डिफरेंस ना हो लेकिन आपके एआईएस में टर्नओवर सही से रिफ्लेक्ट ना कर रहा हो, एक महीने का टर्नओवर ना आ रहा हो वहाँ पर। इस तरीके से भी इश्यूज आपके यहाँ पर अराइज हो सकते हैं, या फिर कुछ कम ज़्यादा टर्नओवर एआईएस में आ रहा हो तो एआईएस से आप एक बार रिकंसिलिएशन कर सकते हैं, बट एआईएस इज नॉट द फाइनल वर्डिक्ट। आपको अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग ही टर्नओवर रिपोर्ट करना है। जो फाइनल ऑडिट अगर हो रहा है तो ऑडिट के अकॉर्डिंग, और ऑडिट नहीं हो रहा तो बुक्स जो आपकी फाइनल हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट करना है। एक बार आप इसको अपने जीएसटी से भी चेक कर लीजिए, जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करके जीएसटी पे टोटल कितना टर्नओवर आ रहा है उसको भी यहाँ से एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप अपनी रिटर्न में जाएंगे एंड अब आपको इस टर्नओवर को क्लासिफाई करना होगा कि कितना बैंक के चैनल से आया है, कितना कैश में आया है। आपको ये आपको अपनी बुक से पता चलेगा। बुक्स देखेंगे, बुक्स में कैश में कितनी सेल हुई है और बैंक में कितनी सेल हुई है, तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना होगा। कैश वाला ए में जाएगा और बैंक वाला ए में जाएगा, कैश वाला बी में जाएगा, और इसके अलावा कोई मेथड है तो वो सी के अंदर जाता है। हमारी जो टोटल टर्नओवर आ रही है यहाँ पर, ये बैंक के थ्रू ही सारा काम होता है, कोई भी कैश में काम नहीं होता। तो 1,12,83,531, 1,12,83,531, ठीक है। एक सेकेंड, 1,12,83,531 ये आ गया। कैश में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, 0 आ जाएगा। अब प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन नंबर 44AD, कई लोग यहाँ पर ये मिस्टेक करते हैं कि वो जो प्रिजम्पटिव का रेट है 6% है तो वो 6% रिपोर्ट करेंगे। बैंकिंग से जो आपको रिसीट मिलती है उसका मिनिमम 6% आपको दिखाना होता है, जो कैश में मिलती है उसका मिनिमम 8% दिखाना होता है, बट ये आपकी मिनिमम लिमिट्स होती हैं। अगर आपको एक्चुअल प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, जैसे मेरा ये बिजनेस है तो मुझे पता है मेरे बिजनेस में जो प्रॉफिट है मोटा मोटा वो 15 से 20% का बिजनेस रहता है, तो अगर एक्चुअल प्रॉफिट आपके ज़्यादा हो रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक्चुअल प्रॉफिट को रिपोर्ट करें। अगर एक्चुअल प्रॉफिट हायर है तो आपको यहाँ अब एक्चुअल प्रॉफिट से रिपोर्ट करने होंगे। कई बार लोग यहाँ क्या करते हैं कि जो मिनिमम होता है उसको रिपोर्ट करते हैं, अब उसकी वजह से आपका डिफरेंस अराइज हो जाएगा। बैंक में आपके बैलेंस बहुत ज़्यादा रहेगा और प्रॉफिट आपके यहाँ बहुत कम होंगे। अब आपको बैंक बैलेंस भी देना होगा, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इसीलिए मैंने बोला इस बार आईटीआर फाइलिंग थोड़ी नहीं, थोड़ी ज़्यादा ही चेंज हो गई है, स्पेशली आईटीआर 4, तो ध्यान से एक बार फाइल करनी है आपको। इसका हम लेते हैं एस्टिमेट 20% जो है वो लेकर के चलते हैं। 20% का हम यहाँ पर 112,83,531, 20% आ गया हमारा 22 लाख।
तो ये हम 22 लेंगे, 2256,706 ये ले लो 6 ले लो, ठीक है। 22,56,706। सर क्यों ज़्यादा कर रही रिपोर्ट, कम रिपोर्ट करो। हमारे बैंक में बैलेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, समझो आप बात को, बैंक में बैलेंस ज़्यादा है, मैं अगर 6% रिपोर्ट करूंगा तो आप समझो कितना डिफरेंस आज यहाँ पर अराइज हो जाएगा। 112,83531 इंटू 6%, आपका 6,77,000 है। सर 12 लाख के अंडर है, कोई टैक्स भी नहीं बनेगा। आप तो पागल हो जो ज़्यादा दिखा रहे हो। मैं पागल नहीं हूँ, हमारे बैंक के अंदर जो बैलेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, इसीलिए हम यहाँ पर 20% जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। 44 AD आपका डन हो चुका है। इसी तरीके से 44 AD ए स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, इंटीरियर डेकोरेटर, फिल्म आर्टिस्ट, इन सभी के केस, और सॉफ्टवेयर वगैरह कंसल्टेंसी जो होती है वो सारी 44 AD ए में कवर होती है, उसको आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो मिनिमम प्रॉफिट की लिमिट होती है वो 50% होती है आपकी, वो रिपोर्ट करके आप यहाँ पर सेव कर देंगे। बिजनेस की इनकम यहाँ पर आपकी डन हो चुकी है। सैलरी की इनकम आप अपने फॉर्म 16 को देखिए, और फॉर्म 16 से यहाँ पर अगर आप का फॉर्म 16 जनरेट हुआ है, एम्प्लॉयर ने TDS की रिटर्न भी फाइल कर दी है, तो ऑटोमेटिकली भी यहाँ पर फिगर आ जाती है। अदरवाइज ऑटोमेटिक नहीं आ रही तो मैनुअली भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। अच्छा, TDS के लिए ना आप अपना ये चेक ज़रूर कर लीजिएगा, जो फॉर्म 26A से इसमें चेक कर लीजिएगा, जो आपका TDS कटा हुआ है वो सारा TDS आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है, वरना बाद में फिर रिवाइज रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत पड़ जाएगी आपको। हाउस प्रॉपर्टी की बात करें, देखो न्यू रिजीम के अंदर होम लोन का जो इंटरेस्ट होता है उसका कोई बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अगर आपकी है तो। अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है, किराए पे आपने प्रॉपर्टी दी हुई है, तो जितना आपको रेंटल आ रहा है मैक्सिमम उतना आप एडजस्ट करवा सकते हो अपने होम लोन का इंटरेस्ट, उससे ज़्यादा नहीं करवा सकते न्यू रिजीम के अंदर, और किसी और हेड से वो सेट ऑफ भी नहीं होगा। बट अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो जो लेट आउट से रेंटल आ रहा है उतना ज़रूर आप एडजस्ट करवा सकते हो। जैसे अगर 1 लाख का आपको रेंटल आ गया पूरे साल का, किराए पे आपने दी हुई है, होम लोन लिया हुआ है आपने, तो वो जो प्रॉपर्टी से रेंटल आपको आ रहा है 1 लाख रुपए का, और आपने पूरे साल में जो वो पे किया है 1.5 लाख का इंटरेस्ट पे किया है या और ज़्यादा पे किया है, तो वो 1.5 लाख जो है आपका 1 लाख से एडजस्ट हो जाएगा। बाकी जो बैलेंस एक्स्ट्रा बच रहा है, जो एक्स्ट्रा का कुछ नहीं होगा, वो किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, लेकिन जितनी रेंटल इनकम आ रही है रेंटल इनकम से वो ज़रूर आपका एडजस्ट हो पाएगा। और अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस होता है तो वहाँ तो कोई रेंटल आता नहीं है, इसीलिए वहाँ पे उस लॉस का कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है न्यू रिजीम के अंदर। तो ये न्यू रिजीम की थोड़ा सा ड्रॉबैक है, ये होम लोन के इंटरेस्ट का कोई बेनिफिट न्यू रिजीम में नहीं दिया जाता है आपको। लेकिन फिर बात वही है कि आपका 12 लाख तक इनकम भी तो यहाँ पर कोई टैक्स भी तो नहीं लगता 12 लाख तक नॉर्मल इनकम के ऊपर। उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब ये अदर सोर्सेज की जो इनकम है ये आप अपने AIS से एक बार चेक कीजिए। AIS के अंदर आप जाएंगे एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा, TIS में देख लीजिए, जैसे TIS में जाएंगे, TIS में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट से हमारा ये आ रहा है, और इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट से हमारा ये आ रहा है। और वहाँ अगर हम देखेंगे तो इसने ऑटोमेटिकली काफ़ी कम उठाया हुआ है, तो ऑटोमेटिक फिगर्स को आंख बंद करके मत कर देना एक्सेप्ट, एक बार इसको चेक कर लेना। AIS में देखिए हमारा बहुत ज़्यादा अमाउंट आ रहा है, सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पे भी हमारा यहाँ पर है, दोनों में दिखा देता हूँ आपको। सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट ये है, इसको हम फीड कर लेते हैं, ठीक है, और ये हमारी ITR है, ठीक है। इसको एडिट करते हैं, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट। डिपॉजिट पे कितना इंटरेस्ट है पहले ये देखो, डिपॉजिट पे 92,755, इसको हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। इसके बाद ऐड करेंगे सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट। सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट कितना है, 93,299, इसको हम सेव करेंगे। कोई और इनकम तो मुझे नहीं दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार आप वेरीफाई ज़रूर कीजिए, ऑटोमेटिकली भी कोई फिगर आ रही है, चाहे सैलरी की इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, तो उसको अपने फॉर्म 16 से वेरीफाई कीजिए। और ये वाली जो इन्फॉर्मेशन आ रही है आपके फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट हो गया, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट हो गया, इसको भी आप एक बार चेक कीजिए कि वो सही अमाउंट AIS से मैच होना चाहिए, ठीक है। आगे जाएंगे, इसको हम कंफर्म कर देंगे, टोटल इनकम हमारी आ जाएगी। डिस्क्लोजर ऑफ एग्जम्प्ट इनकम अगर आपकी कोई है तो वो आपको यहाँ रिपोर्ट करनी है। इसमें जो है आपके फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ बिजनेस भी रिपोर्ट करने होते हैं, और इसके अंदर आया बहुत बड़ा बदलाव। ध्यान से नोट करना यहाँ पर क्या क्या चेंज आया है। यहाँ पर आपको पर्टिकुलर्स देने होते हैं अपने बिजनेस के एज ऑन 31 मार्च 2026, लेकिन सर हमने तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ही नहीं किए, तो यहाँ पर जो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर देनी होगी। अब पिछले साल तक कई केसेस में हम यहाँ पर क्या करते थे,
0 रहने दिया एंड इसको कंफर्म कर देते थे। इस साल से नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आपको बताया इस साल बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। अगर आपने 0 करके एक्सेप्ट कर दिया, आपकी ITR जो है वो गलत फाइल हो सकती है। उसका कारण एक है, पिछले साल तक क्या था ना, बैंक बैलेंस मैंडेटरी नहीं होता था, बैलेंस विद बैंक मैंडेटरी नहीं होता था। बाकी सारी चीज़ों के लिए आप बोल सकते हो सर मेरे पास क्रेडिटर्स नहीं है, क्रेडिटर मेरे को पता नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है, डेटर्स मुझको पता नहीं, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है, इन्वेंट्री मुझको पता नहीं, कैश इन हैंड नहीं पता मुझे, लोन्स एंड एडवांस नहीं पता मुझे, सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल है। बट आप अगर ये बोलो कि बैंक बैलेंस ही नहीं पता, तो बैंक बैलेंस पिछले साल तक हम 0 इसलिए कर देते थे क्योंकि वो ऑप्शनल फील्ड होता था। लेकिन इस साल से एक चीज़ है, ध्यान देखिए, नोट ध्यान से पढ़िए, E15, E19, E20, 21 एंड 22, इसमें जो नया ऐड हुआ है मैंडेटरी फील्ड्स, वो कौन सा है पता है? वो है ये वाला E21, ये इंपॉर्टेंट है। E21 ये अभी रिसेंटली मैंडेटरी किया गया है। अब कोई पर्सन ऐसा तो बोल नहीं सकता कि मेरे पास बैंक बैलेंस अवेलेबल नहीं है। भाई बैंक बैलेंस तो हो गई होगा, बैंक अकाउंट तो हो गई, आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो बैंक में तो पैसा आपका आता ही होगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर कौन सा बैंक यहां डालेंगे, करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट? देखिए बिजनेस का काम कर रहे हो, करंट अकाउंट अगर क्लाइंट के पास है तो करंट बैंक स्टेटमेंट अब मैंडेटरी हो गई है। ITR 4 के लिए कभी भी हम बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगते थे पिछले साल तक। इस साल अगर आप बिना बैंक स्टेटमेंट के ITR 4 फाइल कर रहे हो 0 करके, तो आप एक मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि कुछ ना कुछ बैंक बैलेंस तो हर किसी के पास होता है और ये मैंडेटरी है। पिछले साल तक ये ऑप्शनल होता था तो हम इसको छोड़ सकते थे, इस साल तक बैंक बैलेंस डालना आपके लिए मैंडेटरी हो गया है। तो आपको करंट अकाउंट चाहिए सबसे पहले तो। अब सर क्लाइंट के पास तो करंट अकाउंट है ही नहीं, वो तो सेविंग अकाउंट में पैसा लेता है, बिजनेस का काम भी सेविंग अकाउंट से करता है, तो फिर आपको सेविंग अकाउंट चाहिए होगा पूरे ईयर का, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का। और जो क्लोजिंग बैलेंस है एज ऑन 31 मार्च 2026, वो आपको बैलेंस विद बैंक्स के अंदर यहां पर रिपोर्ट करना होगा। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल चेंज। एक नई चीज़ और डाली गई है, वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट। वैसे इन्वेस्टमेंट अभी ऑप्शनल है, तो आप नहीं डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बाकी सब में 0 रखना है रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बैंक बैलेंस में भी 0 रखोगे तो कहीं ना कहीं गलत ITR आप फाइल कर रहे हो। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अगर सेविंग अकाउंट में क्लाइंट पैसा ले रहा है तो सेविंग अकाउंट भी डालना पड़ेगा, करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 26 का जाएगा ही जाएगा, इस साल से मैंडेटरी हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखना। एडिट पे क्लिक करके ये जो बैंक बैलेंस आपका दिख रहा है यहाँ पर, जो भी आपका बैंक बैलेंस है, जो भी आपका बैलेंस है वो आप यहाँ पर ज़रूर मेंशन करेंगे। 12 लाख ज़्यादा हो गया भाई, हाँ 12,50,360। अच्छा सर मैच कराना भी ज़रूरी होता है क्या? जैसे टोटल असेट्स ये हो गई, ये आपकी लायबिलिटी हो गई। जी नहीं, मैच कराने की ज़रूरत नहीं होती, दीज आर एक्सट्रैक्ट्स ओनली। तो मैच कराने की कोई रिक्वायरमेंट एज सच होती नहीं है, बट अगर करा सकते हो, क्योंकि बैलेंस शीट तो आपने बनाई नहीं होगी तो मैच तो आप वैसे भी नहीं करवा पाओगे। ठीक है, तो आप बैंक बैलेंस यहाँ पर डाल सकते हैं और ये आपके बैंक से मैच होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसको आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में आपका GST टर्नओवर ये ऑप्शनल होता है। GST टर्नओवर आप जो है यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं, GST नंबर कितना है और आउटवर्ड सप्लाई एज पर GST रिटर्न फाइल कितना है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और उसके बाद एग्जाम्प्ट इनकम जो है वो आप यहाँ पर रिपोर्ट करके इसको सेव कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बैंक बैलेंस देना ITR 4 में अब मैंडेटरी हो गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A वाले लेकिन केवल 1,25,000 तक जितने एग्जाम्प्ट होते हैं वो यहाँ आप रिपोर्ट कर सकते हैं एंड कंफर्म करेंगे। टोटल डिडक्शन के अंदर न्यू रिजीम में ज़्यादा डिडक्शन तो अवेलेबल होती नहीं है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम वाली एक होती है बाय एम्प्लॉयर, और अग्निपथ स्कीम की है, और कोई और डिडक्शन जो है ज़्यादा कोई डिडक्शन न्यू रिजीम में अवेलेबल होती नहीं है। और फेक डालने का ट्राई करना भी मत, आजकल स्ट्रिक्ट चीज़ें हो गई हैं, ऑटोमेटिक हो गई हैं, नोटिस ज़्यादा आ जाते हैं, तो वो फेक वाला काम तो अब आप बंद कर दो, ज़्यादा बेटर है। न्यू रिजीम में चले जाओ, 12 लाख तक टैक्स कोई नहीं लगेगा। 12 लाख से ज़्यादा इनकम है तो थोड़ा बहुत टैक्स देना पड़ेगा, तो वो दे देना। उसके बाद टैक्स पेड में आप चेक कर लीजिए कितना आपका TDS कटा हुआ है, वो चेक कर लीजिए। टैक्स आपने एडवांस टैक्स कोई पे किया है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं एंड देन कंफर्म कर देंगे। हमारा एक्चुअली एडवांस टैक्स है 5 लाख रुपीज़ का। टैक्स लायबिलिटी हमारी कितनी बन रही है? 3,25,000। टैक्स की कॉम्प्यूटेशन यहाँ पर आपकी हो जाएगी 24,42,000 के ऊपर, ऑटोमेटिकली यहाँ पर कॉम्प्यूट हो जाएगा। एंड उसके बाद आप यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। तो 325 की लायबिलिटी है, बाकी एडवांस टैक्स हमने 5 लाख का पे किया हुआ है, तो जो आपने एक्स्ट्रा पे किया होगा वो आपका रिफंड बन जाएगा। अगर एक्स्ट्रा TDS कटा हुआ है,
एक्स्ट्रा आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया हुआ है तो सेल्फ असेसमेंट से, अगर सेल्फ असेसमेंट तो खैर रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे ही पे होता है, एडवांस टैक्स होगा या टीडीएस होगा। बेसिकली टीडीएस की वजह से आपका रिफंड बनता है, आपका कोई टैक्स लायबिलिटी कम बन रही है, टीडीएस ज़्यादा कटा हुआ है, तब आपका रिफंड बनेगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पे क्लिक करना है, यहाँ पर चेक कर दीजिए, प्लेस डाल दीजिए एंड प्रोसीड टू वैलिडेशन। वैलिडेशन सक्सेसफुल है, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे एक बार, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पे चेक करना है एंड यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाएंगे, ई वेरीफाई नाउ, और आधार वाले मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा एंड वो डाल के आप यहाँ पर वेरीफाई करके अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लास्ट में मैं समराइज कर देता हूँ। अब अपना एआईएस जरूर चेक कीजिए, एआईएस से टर्नओवर एक बार रिकंसाइल कर लीजिए, आपकी बुक्स में कितना आ रहा है, अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो उसके लिए रिकंसिलेशन प्रिपेयर कीजिए। यहाँ पर आईटीआर में आप एक्चुअल टर्नओवर रिपोर्ट करेंगे, ना कि जीएसटी वाली सप्लाई। देयर आर चांसेस कि जीएसटी सप्लाई और एआईएस में और आपकी बुक्स में मिसमैच आ रहा हो, तो वहां पर जो आपका एक्चुअल टर्नओवर है एज पर योर बुक्स ऑफ अकाउंट, वो आपको रिपोर्ट करना होगा। उसके साथ साथ फॉर्म 26A में आप अपना टीडीएस चेक कीजिए, कितना टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है। बैंक बैलेंस देना, बिजनेस से रिलेटेड जितने भी बैंक हैं, चाहे आप सेविंग अकाउंट में वो बिजनेस का पैसा लेते हो, चाहे करंट अकाउंट में लेते हो, दोनों का आपको देना पड़ेगा। जो भी बिजनेस की रिसीट्स आप ले रहे हो बैंक अकाउंट में, उस बैंक अकाउंट का बैलेंस आपको दिखाना होगा ITR 4 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। आशा करता हूं ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव ITR 4 फाइलिंग आपको समझ में आई होगी। मैंने डिटेल एग्जांपल के साथ में, टर्नओवर के साथ में, कैसे आपको उसकी वर्किंग करनी है, सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझाई हैं। मी विवेक साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। मिलता हूं आपको अगले सेशन में ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल फिनटेक्स प्रो को।